केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। वो सारी कवायद जो है ये सारी ये नहीं, ये सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य को नहीं मत देखिए आप इसमें ए.के. शर्मा का भी रोल देखिए। ए.के. शर्मा को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर थे, फिर वो एमएसएमई में सेक्रेटरी थे, वहां से उन्होंने वीआरएस लिया और फिर वीआरएस जिस दिन लेते हैं उसके तीसरे या चौथे दिन जो है वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, फिर एमएलसी बनते हैं। ये लगातार इस तरीके की खबरें चलती थी कि ए.के. शर्मा उप मुख्यमंत्री होंगे या सरकार में उनको बड़ा पद दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ उस वक्त तोड़ गए थे क्योंकि चुनाव से लगभग 6 या 7 महीने पहले की बात है ये। जी हिमांशु, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दर्शकों को हम ये बता दें कि हम केशव प्रसाद मौर्य के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के लिए जरूरी है, तो क्यों जरूरी है वो जानकारी हम दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए भी दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे अहम सवाल पार्टी के ओबीसी चेहरे केशव प्रसाद मौर्य के भविष्य को लेकर बना हुआ है। योगी सरकार में डिप्टी सीएम रहे केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से विधानसभा चुनाव हार गए और अब उनके भविष्य को लेकर कयासों का दौर जारी है। भाजपा के कद्दावर पिछड़े वर्ग के नेता केशव प्रसाद मौर्य के सिराथू सीट से चुनाव हारने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। बहरहाल केशव प्रसाद मौर्य अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को योगी सरकार में जगह मिलेगी या उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय टीम में जिम्मेदारी दी जाएगी, इसका निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और 2016 में यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो एक लंबा राजनीतिक सफर उनका रहा है। केशव मौर्य ने बजरंग दल से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। केशव मौर्य 18 सालों तक वीएचपी के प्रचारक भी रहे हैं। तो हिमांशु, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को ध्यान में रखकर ही केशव प्रसाद मौर्य के मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा? क्या ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं हो जाता है? देखिए, दो चीज है मल्लिका। बीजेपी जब सत्ता में उत्तर प्रदेश में आई थी तो कल्याण सिंह के नेतृत्व में पहली बार आई थी। कल्याण सिंह जो है गैर यादव ओबीसीज के बड़े नेता के रूप में उभरे थे और फिर उनकी ब्रांडिंग जो है वो हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर हुई थी राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान। और कल्याण सिंह एक बड़े चेहरे बन गए थे ओबीसीज के। और बीजेपी लगातार उनका जो कोर वोटर है वो है अपर कास्ट। अपर कास्ट को अगर हम देखें तो वो लगभग 16 से 17% ही है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। उसमें अगर भूमियार जाति को जोड़ दिया जाए तो वो 18% के करीब पड़ता है। लेकिन बीजेपी की जब जब जीत हुई है उसमें नॉन यादव ओबीसीज का बहुत बड़ा रोल रहा है जी। 1991 में 93 के अंदर बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन बाद में मुलायम और मायावती का जब गठबंधन टूटा था तो मायावती के साथ सरकार बनाई। उसके बाद फिर जब चुनाव हुए तो उसके बाद कल्याण सिंह के नेतृत्व में जब सरकार बनी 2002 में वो चुनाव हार गए थे क्योंकि कल्याण सिंह पार्टी छोड़कर चले गए थे। 2014 के चुनाव जब हुए लोकसभा के तो अमित शाह जब प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने नॉन यादव जातियों को, जो छोटी छोटी जातियां हैं, उनको जोड़ने का काम किया और एक सोशल इंजीनियरिंग बनाई। उस सोशल इंजीनियरिंग का फायदा यह हुआ था कि बीजेपी 71 सीटें जीती थी 80 में से और 2 उसके सहयोगी दल जो है अपना दल जीती थी जी। 17 के अंदर 312 सीटें जीती थी, सहयोगियों को मिलाकर 324 सीटें जीती थी बीजेपी ने। 19 में 62 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने जीती। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो सोशल इंजीनियरिंग के अंदर नॉन यादव ओबीसी जब जब बीजेपी के साथ जुड़ता है तो बीजेपी को उसका फायदा मिलता है। और आज की दृष्टि में केशव प्रसाद मौर्य नॉन यादव ओबीसी का एक बड़ा चेहरा पार्टी के अंदर है। जब पार्टी के अंदर बाहर से आए नॉन यादव ओबीसी चेहरे, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, धर्म सिंह सैनी हो, तमाम लोग छोड़कर चले गए थे। केशव प्रसाद मौर्य एक नेता के रूप में उभरे। वो चुनाव हार गए, वो एक अलग बात हो सकती है। हार और जीत, एक हार जीत से किसी के राजनीतिक जमीन के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। वो अपनी सीट हारे हैं, 6000 वोटों से हारे हैं, ठीक है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के एक बड़े नेता हैं। एक चीज आप हम सबको ध्यान रखनी चाहिए, अभिषेक ये बात जरूर जानते होंगे, अगर आप केशव प्रसाद मौर्य के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो चुनाव हारने के बाद अगर उनसे 100 लोगों ने मुलाकात की है तो उसमें 90 लोग नॉन यादव ओबीसी जाति के विधायक,
जी।